तो डॉक्टर कादरी, सबसे पहले तो मैं यही सवाल आपसे जानना चाहूंगी, नेहरू पेपर्स को लेकर जो लंबे वक्त से आपका संघर्ष चल रहा है, क्या है वो आपकी लड़ाई पूरी? नमस्कार। बहुत लंबे अरसे से नेहरू पेपर्स को मैं देखना चाहता था, समझना चाहता था, और अगर गांधी जी को समझना है, अगर सरदार पटेल को समझना है, तो नेहरू पेपर्स यानी कि मोतीलाल नेहरू के पेपर्स और जवाहरलाल नेहरू जी के भी पेपर्स को आपको ढंग से देखना है। जैसे द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, गुजराती में गांधी जी नो अक्षर दे है, उसमें गांधी जी के ही उत्तर मिलेंगे, मगर जिस पत्र के अनुसंधान में गांधी जी ने उत्तर दिए हैं, चाहे मोतीलाल जी के पत्र हों या जवाहरलाल जी के पत्र हों, तो वो देखने के लिए आपको नेहरू पेपर्स देखना पड़ेगा। और उसी तरह सरदार पटेल के जो रिलेशंस है उसको सही तरह से अगर आपको जानना है, समझना है, तब भी आपको देखना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, आप एक ही साइड देखेंगे, तो एक साइड देखेंगे तो आपको आधा सच जानने मिलेगा, पूरा समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास अगर प्रत्युत्तर है तो प्रश्न क्या था, उत्तर ये है तो प्रश्न क्या था, तो वो जानने के लिए दूसरी जो ऑपोजिट साइड है, सिक्के का दूसरा पहलू है, वो जानना समझना बहुत ज़रूरी है। मगर बहुत लंबे अरसे तक नेहरू पेपर्स देखने के लिए काफ़ी दिक्कतें आती थी, हर चीज़ में पूछना पड़ता था, हमारे पे शक किया जाता था कि ये क्यों देखना चाहते। अच्छा। तो इस वजह से क्या हुआ कि जितना जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होगी, संशोधक तो क्या चाहता है कि उनके विषय के अनुरूप काम करना चाहते हैं। मैं तो एक छोटा सा संशोधक हूँ, तो मेरे को कुतूहलता होती है, जिज्ञासा मेरी बढ़ती जाती है, क्यों देखने नहीं दिया जाता। मैं यहाँ आपको रोक रही हूँ क्योंकि सब आम लोगों के, हर हिंदुस्तानी को जानना चाहिए, नेहरू पेपर्स कहाँ पर है, ये पेपर्स किस दौर के पेपर्स हैं, वो थोड़ा अगर आप और समझा दें सबको। ये नेहरू पेपर्स आज प्रधानमंत्री संग्रहालय एक दिल्ली की नई पहचान बना है, जहाँ पर भारत के विकास में सभी प्रधानमंत्रियों ने जो योगदान दिया है उनको एक गौरवपूर्ण, गरिमापूर्ण स्थान दिया गया है। वो जो जगह है प्रधानमंत्री ग्रंथालय संग्रहालय जो है, जो प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जिसको जो पहले वर्षों तक वो भी एक अपने आप में उसकी भी वैश्विक पहचान हुई थी, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, उसको तीन मूर्ति भवन के नाम से जाना जाता है। तीन मूर्ति का भी अपना एक पहचान रही है, एक लैंडमार्क दिल्ली का अगर हम कहें तो नई दिल्ली का एक लैंडमार्क तीन मूर्ति भी है। किसी से भी कहो तीन मूर्ति ले लो तो उसको समझ में होगा कि नहीं, तो ये नेहरू मेमोरियल लेके आते थे, जो अब प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर हमारे भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी नेहरू के देहावसान के बाद उनकी स्मृति में एक मेमोरियल बनाया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो आवास था, जहाँ पर नेहरू जी ने अपने ज़िंदगी की आखिरी सांस ली थी, आखिरी लम्हे जो उन्होंने गुजारे थे, आज़ाद हिंदुस्तान के बाद से काफ़ी अरसे तक वो प्रधानमंत्री रहे, उसी जगह पे उनका जो आखिरी वक्त का जो भी चीज़ था उसको एज इट इज़ रखते हुए वहाँ पर उनका मेमोरियल बना। मेमोरियल के साथ साथ फिर लाइब्रेरी भी बना, एक रिसर्च सेंटर, शोध केंद्र भी बना, और वहाँ पर अलग अलग लोगों का जो कलेक्शंस था वो सारा कलेक्शन का संग्रह किया गया। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो प्राइवेट पेपर्स का ये जो संग्रहालय जो बना, कलेक्शन का ये सेंटर बना, ये नेहरू मेमोरियल में ही रहा, और वहीं पर हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी के जो कुछ भी उनके पत्र व्यवहार थे, ऑफिशियल जो भी कॉरस्पॉन्डेंस था, पर्सनल चीज़ें भी उनकी, वो सारी वहाँ पर रखी गई थी, बहुत अच्छी तरह से रखी गई थी। और मगर उसमें क्या होता था कि परमिशन लेना पड़ता था, डिप्टी डायरेक्टर आगे भी परमिशन मांगते थे, क्योंकि वो जो रेड टेपिज्म वाला जो है वो संशोधकों को रास नहीं आता है। अगर वो डिमांड करते हैं तो उनको फौरन उपलब्ध कराया जाना चाहिए, क्योंकि गांधी परिवार से भी तो इसमें ऐसा होता था कि वो डिप्टी डायरेक्टर पहले परखते थे, चेक करते थे, उसके बाद उनको ऐसा लगता था तो आगे वो परमिशन के लिए वो भेजते थे। जब तक उनसे परमिशन सेंक्शन नहीं होती थी तब तक किसी को भी देखने नहीं दिया जाता था। तो परमिशन कौन देता था? ये सोनिया जी के वहाँ से ही होता था, उनके वहाँ से ऑफिस में से ही वो, क्योंकि हर चीज़ तो शायद वो नहीं देखते होंगे,
मगर उनके वहाँ से अप्रूवल नहीं मिले, ऐसे बड़े बड़े लोगों को, जैसे कुलदीप नायर साहब जैसे अपने ज़माने के बड़े पत्रकार, वो ज़माने में राज्यसभा के भी सदस्य थे, उनको भी एक्सेस नहीं दिया गया था। तो हमारे जैसे सामान्य संशोधकों को तो कहाँ से दिया जाए? और हम सरदार पटेल पे काम करते हैं, तो क्या सरदार गांधी नेहरू अलग थे? अगर एक दूसरे को जानना है, समझना है, तो एक दूसरे के पेपर्स देखना ही पड़ेगा। क्या कभी आपसे सवाल किया गया कि आप तो पटेल और गांधी पे करते हैं, तो आपको नेहरू के पे? हाँ, तो मैंने जवाब फौरन दिया था कि नेहरू, गांधी, पटेल बिना अधूरे ही हैं, और उसी तरह से ये तीनों एक दूसरे के साथ अनन्य हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनके अंदर हम वैचारिक मतभेद देख सकते हैं, पर मनभेद हमको देखने को नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें अगर जानना है, समझना है, उनमें क्या लगाव था, क्या विविधता थी, एकता क्या थी, वैचारिक मतभेद थे पर मनभेद नहीं था, ये जानना समझना हो तो, क्योंकि वो तो नेशनल लीडर्स अपने ज़माने के रहे थे, और तो ये चीज़ें जब तक आप ध्यान से नहीं देखोगे, आप समझोगे नहीं। जैसे सरदार पेपर्स की मैं बात करूं, तो मेरे पास सरदार पटेल का ऐसा जो उनकी अर्ली करियर का जो कलेक्शन है, वो काफ़ी सारा ओरिजिनल कलेक्शन मुझे फैमिली में से मिला, क्योंकि मेरे पिताजी के कज़न ब्रदर सरदार पटेल के साथ 1916 से जुड़े हुए थे और सरदार के आखिरी लम्हे तक उनका साथ रहा था। तो विरासत में मुझे वो चीज़ें मिली है, और विरासत में मुझे गांधी हेरिटेज साइट में रहने का भी मौका मिला है, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर गांधी जी 1915 में, उससे 5 साल पहले कोचरब एरिया में, जहाँ बापू का सबसे पहला सत्याग्रह आश्रम हुआ, वहाँ पर आ चुके थे। तो हम लोग बचपन से ही गांधी जी के सत्याग्रह आश्रम में जाते थे, तो गांधी से एक लगाव था, और फैमिली में सरदार के साथ एक जुड़ाव था। इस वजह से मेरा संशोधन का मेन विषय ही गांधी सरदार रहे, और मेरा इंटरेस्ट भी रहा है। और उसके साथ साथ मैं अहमदाबाद के जो संडे मार्केट है, जहाँ पर पुरानी किताबें वगैरह आती है, तो वहाँ का रेगुलर विजिटर होने के नाते मुझे को बहुत बड़ी मात्रा में ऐसी ओरिजिनल चीज़ें भी मिली हैं, जिससे मेरा अपना खुद का बहुत बड़ा कलेक्शन सरदार पेपर्स का हो गया। तो डॉक्टर कादरी, कभी अपनी रिसर्च के दौरान ऐसे मन में सवाल खड़े हुए होंगे ना, जैसे आप सरदार पर रिसर्च कर रहे हैं, गांधी जी पर कर रहे हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते पढ़ते लगा होगा कि अरे इसका जवाब तो कहीं शायद नेहरू पेपर्स में मिलेगा। हाँ, कोई आप वो शेयर करना चाहेंगे हाँ, कि कब ऐसा मन में आपके सवाल आया? जैसे अभी सोमनाथ के ऊपर गजनी के महमूद ने अटैक करा, उसको 1000 साल, उसकी जितनी निंदा करनी चाहिए हमको करनी चाहिए, क्योंकि वो लुटेरा था, उसका मकसद सिर्फ लूट करना था। मगर जब सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया, तो वो कैसे किया? महात्मा गांधी ने उनको आह्वान किया कि आपको लोक आंदोलन, क्योंकि सरदार ये ने क्या, सबसे पहला सवाल आता है। 1924 में सरदार ने अहमदाबाद म्यूनसिपालिटी सफाई अभियान चलाया था। तब गांधी जी ने उनको कहा, જ્યાં વલ્લભભાઈ જેવા કચરા પટ્ટીના સરદાર હોય, यानी कूड़े करकट के सरदार, यानी सरदार यानी लीड करने वाला, नेतृत्व देने वाला, राहत दिखाने वाला, कंट्रोल करने वाला। बारडोली में उनको किसानों के सरदार का विरुद्ध मिला, फिर बारडोली के सरदार बने, और बारडोली के सरदार उन्होंने देश की सरदारी ली। तो वो जानने समझने के लिए आपको नेहरू पेपर्स देखना होगा। जैसे मुझे खास आपको ये बताना है कि द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, वो बहुत बड़े पैमाने पे देश भर में अपील करके इकट्ठा मटेरियल किया, और उसके बाद 100 वॉल्यूम्स में ये पब्लिश हुआ। गुजराती में 80 वॉल्यूम है, अंग्रेज़ी में 100 वॉल्यूम है। तो उसमें 3 वॉल्यूम तो इंडेक्स के हैं, सिर्फ इंडेक्स है। तो उसमें पर्सन्स का इंडेक्स है, प्लेस का इंडेक्स है, सब्जेक्ट इंडेक्स है। तो उसके माध्यम से क्या होता है, आप एकदम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आज तो एक 1500 के करीब का एक पेन ड्राइव मिलता है, जिसमें PDF में एक्सेसिबल, आप सर्च करोगे तो कौन से इश्यू के अंदर पटेल की एंट्री है, वल्लभ भाई पटेल, पटेल विट्ठल भाई, पटेल मणिबेन, पटेल डाया भाई, वो आपको एंट्री पता चल जाएगी। और आप वो वॉल्यूम में अगर फाइंड करते हैं तो कौन से पन्ने पे पटेल, कोई भी पटेल, चाहे वल्लभ भाई हो या सरदार हो या कोई अहमदाबाद की एंट्री है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगी। मगर नेहरू पेपर्स में क्या है कि उसका आज तक ढंग से इंडेक्स बना ही नहीं, सर्चेबल इंडेक्स, जो पुराना एक ज़माने का बना हुआ है, तो उसमें तो आपको मैन्युअली देखना पड़ता है। आज टेक्नोलॉजी बदला गई है, आज ज़माना बदला गया है।
मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि जितना खुला कर दिया जाए, जितना एक्सेसिबल कर दिया जाए, तो संशोधक के अंदर वो जिज्ञासा वृत्ति और बढ़ेगी और वो और बड़े पैमाने पे संशोधन करेगी।